सफ़ेद और सब्ज संग मरमर का बना वो खूबसूरत मकान हमेशा की तरह आज भी उसकी तवज्जो का मरकज था। 12 साल का नसीर उस बड़े और ऊंचे मकान को देखने में महव था। मकान की पेशानी पर वाज़े अल्फाज में फिरदौस बर ज़मी यानी ज़मीनी जन्नत कुंदा था। खत्ताती के अंदाज में लिखे हुए ये अल्फाज जब उसने पहली बार पढ़े तो अम्मी से उनके माना पूछे थे। अचानक उस मकान का बड़ा दरवाजा खुला, एक गाड़ी निकली तो पीछे सब्ज घास और रंग बरंगे फूलों से सजे लॉन के मंजर को उसने मजीद दिलचस्पी और खुशी से देखा। फिर दरवाजा बंद हो गया। यह मकान वाकई जन्नत का टुकड़ा था। उसके अंदर जाने और रहने का शौक नसीर के दिल में सर उठाने लगा। सोचों में मगन उसे अपने हाथ में खिंचाव सा महसूस हुआ। उसके हाथ में पकड़ा थैला खासा वजनी था जिसे मेन बाजार तक उठाकर ले जाना था। वो मकान पर हसरत से नजर डालकर अपने रास्ते पर चल दिया। नसीर 9 साल का था जब उसके अब्बू का इंतकाल हो गया। उसकी अम्मी लोगों के कपड़े सिलाई करके घर का खर्च चला रही थी। नसीर की तालीम के अखराजात उस महदूद आमदनी से पूरा करना मुमकिन नहीं हुए तो उन्होंने बच्चों के कपड़े सिलाई करके दुकानों तक पहुंचाने का काम शुरू किया। नसीर भी स्कूल से आकर अम्मी की मदद करता। अब तो वो अच्छी खासी सिलाई कर लिया करता था। फिर अम्मी के साथ बाजार जाना या दुकानदारों से ऑर्डर लेने जाना भी उसी का काम था। अम्मी ने उसे हमेशा यही सिखाया कि मांगने के सिवा किसी काम में आर नहीं। हाथ से मेहनत करके रिज़्क़ हलाल की कोशिशें करने वाले अल्लाह पाक की रहमत पाते हैं। बाजार आते जाते जब भी नसीर को वो मकान नजर आता वो वहीं ठहर जाता। एक दिन मैं भी ऐसा ही मकान बनाऊंगा, वो खुद से अहद करता। दिन गुजरते रहे। नसीर अब कॉलेज जाने लगा था, साथ ही अपने कारखाने के इंतजामी उमूर भी संभालता था। उनका सिलाई का काम अब काफी फैल गया था। अम्मी ने सिलाई में मदद के लिए कारीगर रख लिए थे। वो खुद सारा काम जानती थीं। घर में ही कायम चंद मशीनों वाला ये छोटा सा कारखाना उनकी बड़ी कामयाबी थी। अब भी वो आते जाते उस खूबसूरत मकान को जरूर देखता। गुजरते वक्त के साथ मकीनों की लापरवाही से मकान का बैरूनी सफेद पत्थर अब कदरे गदला हो गया था। उसके बावजूद मकान अपने मुनफरिद तर्ज तामीर की वजह से खूबसूरत लगता था। उस मकान से नसीर की मोहब्बत आज भी बरकरार थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब नसीर बच्चों के कपड़े बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन चुका था। उसके पास बरसों की मेहनत और तजुर्बे के साथ तालीम का जेवर भी था। अब उसने इतने पैसे जमा कर लिए थे कि एक अच्छा घर खरीद सके। वैसा ही सफेद रंग का पुरसुकून मकान या शायद वो ही घर जो उसकी मोहब्बत था। मगर क्या घर वाले भी उसे बेचना चाहेंगे या नहीं वो नहीं जानता था। आखिर एक दिन वो अपने बचपन की ख्वाहिश पूरी करने उस घर के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। दोबारा घंटी बजाई तो मुलाजिम ने दरवाजा खोला। अशरफ साहब का घर है। नसीर ने दरवाजे पर लगी तख्ती पर लिखा नाम दोहराया। जी जी, आप बड़े साहब से मिलने आए हैं। मुलाजिम चौंक गया। उसके लहजे में ताज्जुब था। जी, नसीर ने मुख्तसर जवाब दिया। अब वो दरवाजे पर खड़े होकर क्या तफसील बताता। मुलाजिम उसे अंदर ले आया। नसीर ने अतराफ में निगाह दौड़ाई तो उसकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई। बरसों पहले का तरोताजा लॉन गायब था। पीली पड़ी हुई जगह जगह से उधड़ी घास, सूखे पौधे और खुश्क तालाब एक वीरान मंजर पेश कर रहा था। मुलाजिम की रहनुमाई में वो चलता हुआ अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया। मकान की हालत उसके मालिकों की अदम तवज्जो जाहिर कर रही थी। सबसे बड़ी बात यह कि मुलाजिम एक अजनबी को क्यों ऐसे अंदर लिए चला जा रहा था। कुछ बात तो जरूर थी। ये बड़े साहब का कमरा है। एक दरवाजे पर रुककर उसने दरवाजा बजाकर जवाब का इंतजार किए बगैर खोल दिया। अंदर मौजूद बेड पर एक कमजोर से बुजुर्ग नीम दराज थे। नसीर उन्हें सलाम करता अंदर दाखिल हुआ। उन्होंने मुस्कुराकर उसका खैर मकदम किया। नसीर उनके सामने सोफे पर बैठ गया। उनकी पुरशफकत मुस्कुराहट से मुतासिर होकर वो उन्हें अपने बारे में सब तफसील बताता चला गया। वो उसकी मेहनत और लगन से हासिल कामयाबी की दास्तान सुनकर बहुत खुश हुए। वाह जवान, खूब तरक्की करोगे, मेहनत कभी जाया नहीं होती। वो मुसलसल उसे सराहते रहे।
آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ ان کی گفتگو سے ہمت پا کر اس نے سوال کیا۔ میرا بیٹا لندن میں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس کے پاس وہیں آ جاؤں، مگر میں ملک چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اب ٹانگوں میں تکلیف کے باعث خود سے ادھر ادھر حرکت کرنا مشکل ہے، سو ملازموں کے رحم و کرم پر ہوں۔ عرصے سے کوئی مجھ سے ملنے نہیں آیا، اسی لیے ملازم اتنے آرام سے تمہیں اندر لے آیا۔ انہوں نے بتایا تو نصیر نے جھرجھری سی لی۔ قدرت نے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ پیسے جمع کرنا، اس مکان میں رہنا اس کا خواب تھا، اور وہ پیسوں کے ڈھیر کے ساتھ بھی اس گھر میں کتنے تنہا تھے۔ مجھے بچپن سے آپ کا گھر بہت پسند تھا، اکثر میں کھڑا ہو کر اسے دیکھتا رہتا۔ اسے خریدنا، اس میں رہنا میرا خواب تھا۔ اب یہ ویسے خوبصورت نہیں رہا۔ میں تو اندر آتے ہوئے اجڑے ہوئے لان کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے غیر ارادی طور پر ان سے یہ بات کہہ دی۔ میرا یہ ملازم اشرف بچپن سے ہمارے ساتھ ہے، شاید اسی لیے خیال کر لیتا ہے، ورنہ باقی سارے ملازمین تو توجہ نہیں دیتے۔ میرے لیے اب ان کی نگرانی ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات بھی مسکرا کر ہی کہی تھی۔ تم یہ گھر خریدنا چاہتے ہو؟ انہوں نے پوچھا تو نصیر نے جلدی سے اپنا سر ہلا دیا۔ وہ ایک بار پھر مسکرائے۔ میں اسے بیچنا نہیں چاہتا، البتہ میں تمہیں ایک شرط پر دے سکتا ہوں۔ آپ گھر نہیں بیچنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، میں ایسے شرطوں پر یا مفت میں نہیں لے سکتا۔ اس نے بات ختم کرنا چاہی، مگر وہ اس پر راضی نہ تھے۔ شرط تو سن لو پہلے۔ نصیر سر ہلا کر ان کی بات سننے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے کچھ کہہ رہے تھے، اسے سمجھا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ دونوں مشورہ کر کے تفصیل سے کاغذ پر کچھ نکات درج کرنے لگے۔ کچھ عرصے میں ہی نصیر نے گھر کی شکل بدل دی تھی۔ اب وہ ایک بار پھر سے چمکتا دھمکتا گھر تھا۔ اشرف صاحب، جنہیں وہ انکل کہتا تھا، اس کی کارکردگی سے بہت خوش تھے۔ اپنی فیکٹری کے ساتھ وہ ان کے منصوبے کو بھی پورا وقت دے رہا تھا۔ گھر میں ایک حصہ رہنے کے لیے مختص کیا گیا، جہاں انکل کے اصرار اور کام کی نگرانی کے لیے نصیر اپنی امی کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ گھر کی پچھلی جانب ایک حصے میں بے سہارا خواتین کے لیے مفت سلائی سکھانے کا مرکز اور بزرگوں کے لیے مفت رہائش کا بندوبست کیا گیا تھا۔ انکل کے چہرے پر زندگی کی بہار آ گئی تھی۔ وہ باہر نکلتے، سب سے باتیں کرتے اور ان کے مسائل سنتے تھے۔ ایک چھوٹے سے حصے میں بیماروں کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹر اور کمپاؤنڈر کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ اب یہ گھر بے سہارا لوگوں کے لیے جنت بن گیا تھا۔ اجڑے ہوئے گھر میں ایک بار پھر بہار آ گئی تھی۔